So as we were discussing, that Charles law is the relationship between vapor volume and temperature at constant pressure. अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखते हैं तो वो चार्ल्स लॉ बताता है। यानी चार्ल्स लॉ ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, यही चीज बताएगा ये। तो बेसिकली हमें ये तो पता है, थोड़ा बहुत हमें बेसिक आइडिया है कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। और अगर मूवमेंट फास्ट हो गया, ठीक है बेटा, अगर मूवमेंट फास्ट हो गया तो डेफिनेटली उनका वॉल्यूम जो है, क्योंकि गैस पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और उनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना इंक्रीज होगा इसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वो हमें चार्ल्स लॉ देता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि अपन कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें कि उसके वॉल्यूम में इतना चेंज आए। ठीक है, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। देखो, गैस का मास आपको फिक्स्ड रखना है, उस फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए गैस के मास को चेंज नहीं करना है। इंक्रीज और डिक्रीज बाय इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो आप अगर उसके अंदर हर 1 डिग्री बढ़ाएंगे या घटाएंगे टेम्परेचर को, या तो 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज होगा। तो वो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है उसका 1/273.15। ठीक है, मेरी बात समझना। मान लीजिए किसी सब्सटेंस का हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो V0 है। ओके, V0 है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। अब ये लॉ क्या कह रहा है बेटा, समझना। ये लॉ कह रहा है कि अगर हर 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हर 1 डिग्री इंक्रीज होने पर उसका वॉल्यूम जो है वो इतना इंक्रीज होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था उसका इतना इंक्रीज होता है। तो यानी अगर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो अब नया वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो नया वॉल्यूम होना चाहिए जैसे 1/273.15 V0। ठीक है ना, मतलब इतना वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज हो जाना चाहिए। 0 वॉल्यूम में इतना और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और नहीं, ये तो एक इन्होंने रिलेशन बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें किसी गैस का वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है, हमें पता है चलो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम V0 है। अब अगर मैं उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं तो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है उसका 273 पार्ट ले लो आप, मतलब उसका 273 उसके टुकड़े कर लो वॉल्यूम के, और जो आपके पास पार्ट आएगा उस वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हर 1 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, टेम्परेचर, तो 1 डिग्री पर कितना वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी ये तो है ही भाई, V0 तो है ही है, उसके साथ में V0 का इतना और इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं सपोज टेम्परेचर, तो कितना इंक्रीज होगा, 2/273.15। ठीक है, V0 प्लस V0 मतलब V0 का 2/273। और इसी तरह से अगर 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब 273 का 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 3/273.15। ठीक है, V0 प्लस V0, कहने का मतलब V0 तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है। ठीक है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है। अब अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नया वॉल्यूम वो कितना बढ़ा, तो वो इस V0 का 1/273 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये अपन ने उस इनिशियल वॉल्यूम में ऐड कर दिया। अब अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं तो उसको ट्वाइस कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना इंक्रीज होगा, तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर अगर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने के साथ
अगर टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वो इनिशियल वॉल्यूम का इतना इंक्रीज होगा 1/273, ठीक है, हर 1 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन अपन बना सकते हैं यहां पर कि जो वॉल्यूम चेंज होगा तो वो कैसे होगा। देखिए यहां ले रहा हूं मैं। अब जैसे मैंने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 अपॉन इतना है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 2 अपॉन इतना है, 3 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। तो अब अगर मैं T डिग्री सेल्सियस लेता हूं, ठीक है, एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पर क्या रिलेशन होना चाहिए, देखो VT जो नया वॉल्यूम है ना T डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इट विल बी V0 तो होगा ही होगा जो अपन बता रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ जो एडिशनल होगा तो यहां पर मैं T डिग्री सेल्सियस या T लिख देता हूं टेम्परेचर और 273.15, ठीक है, और इसके साथ में अपन और क्या रखेंगे V0, इतना इंक्रीज हो जाएगा। ये तो V0 पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है और ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है जो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप देखिए VT इक्वल्स टू, अगर मैं V0 को कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस T अपॉन 273.15 इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करें तो VT इक्वल्स टू V0 और यहां मैं लिख सकता हूं 273.15 प्लस T अपॉन 273.15, ठीक है। इस V0 को इधर ले आता हूं मैं तो VT अपॉन V0 इक्वल्स टू 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। तो ये बेटा टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर रहा है भाई। 273.15 एक टेम्परेचर है और इसमें T डिग्री सेल्सियस में अपन ने 273 को ऐड किया है। तो इन दोनों के लिए एक मैं नया सिंबल यूज में ले लेता हूं और इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि VT अपॉन V0 इक्वल्स टू, इसको लिख रहा हूं मैं TT अपॉन T0, ठीक है। तो ये यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हो गया। तो अब यहां पर थोड़ा सा और चेंज करें कि अगर मैं T को इधर लेकर के आता हूं और T0 को इसको चेंज करके लिख सकता हूं, देखो VT अपॉन TT, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ये उस पर उसका वॉल्यूम, और यहां पर आ जाएगा आपके पास V0 अपॉन T0, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम। तो अब यहां पर आप देखो इन दोनों की वैल्यू इनके इक्वल आ रही है। दैट मींस इन दोनों का जो रेशियो होगा ना बेटा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ध्यान रखना, इन दोनों का जो रेशियो आएगा कांस्टेंट आएगा। तो दोनों को मिला के हम यूं लिख सकते हैं कि V अपॉन T जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। V अपॉन T कांस्टेंट होता है और अगर ये कांस्टेंट है तो आप यूं लिख सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का मतलब है कि अगर आप देखें तो वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि यहां नीचे लिख रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, दोनों ही ध्यान रखना बायस। हाँ बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर है ना बेटा वो वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम को इफेक्ट करता है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना जरूरी है, नहीं तो फिर अपन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ही नहीं देख पाएंगे, फिर वो प्रेशर उसको इफेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, एक तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब करता है। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना चार्ल्स लॉ का, वो ये वाला है जो मैंने बताया है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर चार्ल्स लॉ पूछा जाता है तो दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। आपने इसकी हेल्प से इस लॉ को ड्राइव किया है, ठीक है ना।
अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है बेटा, वो क्या है कि यहां पर देखो आपने 273 और 273 प्लस टी, ठीक है ना, दो तरह के टेम्परेचर लिए हैं। तो एक बार इनको मैं रिलेट करता हूं, देखो किस तरह से किया जाएगा। एक बार इसको रफ कर दें अपन। तो देखो चार्ल्स लॉ से ही बेटा एक टेम्परेचर जो था, एक टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट जो है वो यूज में आई, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास केल्विन टेम्परेचर स्केल जिसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। मैं इसको बता देता हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, या केल्विन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है स्केल, अब जरा एक चीज समझना। अभी अपन ने क्या बोला कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर दें, यस। तो कहने का मतलब है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। इसका अपोजिट करें, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर को आप कितना डिक्रीज कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, देयर विल बी अ पॉइंट एट विच द वॉल्यूम विल बिकम जीरो, जिस पर वॉल्यूम जीरो हो जाए। तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस, all gases become zero, ठीक है। जीरो is called absolute जीरो। तो उसे आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं बेटा। और ये एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, ध्यान रखना, इसको जीरो केल्विन कहा जाता है। और जो जीरो केल्विन टेम्परेचर है ये आपके माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है। जीरो केल्विन जो होता है वो -273.15 केल्विन के डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और हमें पता है ये टेम्परेचर जो है ये अनअचीवेबल है। एक सेकेंड, हाँ अब बोलिए बेटा। यस, रिपीट योर सेंटेंस बेटा। मैं वही बता रहा हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद में आपके पास में, और प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं। वैसे तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़। तो हम ये बात कर रहे थे कि टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस बिकम जीरो, जिस टेम्परेचर पर सभी गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को आप एब्सोल्यूट जीरो कह रहे हैं। और एब्सोल्यूट जीरो होता है आपके पास जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसके इक्वल होता है। और आपको पता है कि अगर हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा आइस वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद आप -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आप नीचे जाते जा रहे हैं। तो ऐसे जब -273 पर जाएंगे तो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस क्या होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, उसके पार्टिकल का मूवमेंट कम होता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर हम ये मानते हैं कि गैस जो है वो, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, कि गैस का वॉल्यूम किसी टेम्परेचर पर जीरो हो जाए? नहीं, क्योंकि उससे पहले तो आपके पास गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी और उसके बाद में जीरो होगा। तो ये सारी चीजें एक हाइपोथेटिकल है, ये एक इमेजिनरी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये केवल हाइपोथेटिकल है। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बात बताई है, इसको एक ग्राफ की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाता हूं तो चार्ल्स लॉ क्या बताता है, देखिए हमने कहा था चार्ल्स लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ है, एक बार मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ग्राफ क्या कहता है, एक ग्राफ ले रहे हैं अपन जिसमें एक एक्सिस पर तो आप ले लेते हैं यहां पर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे हैं आप, वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, और दूसरे एक्सिस पर आप यहां ले लेते हैं टेम्परेचर, क्योंकि आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है, और वो भी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो यहां जो ग्राफ आता है ना बेटा, वो लाइंस कुछ इस तरह से आती है, इस तरह से आएंगी, 1 2 3 4। तो यहां पर मैं ले रहा हूं P1 प्रेशर पर, P2 प्रेशर पर, P3 प्रेशर पर, P4 प्रेशर पर। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रेशर पर मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है। ठीक है, और इसको हम ना आइसोथर्म भी कहते हैं, आइसोथर्म, सॉरी आइसोथर्म नहीं, आइसोबार, आइसोबार क्यों, हाँ आइसोबार, आइसोबार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर ये है, ये दूसरी के लिए, ये तीसरी के लिए, और फिर इसमें टेम्परेचर भी अपन चेंज कर सकते हैं, प्रेशर अपन चेंज शो कर सकते हैं अलग अलग गैसेस के लिए, किसका प्रेशर कम है किसका ज्यादा है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम किसका कम है बेटा, P4 का वॉल्यूम कम है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, P3 का वॉल्यूम उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, P1 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वॉल्यूम कम कब होता है, जब प्रेशर आपके पास में ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है P4 का प्रेशर सबसे ज्यादा है, ठीक है, P3 का प्रेशर उससे कम है, P2 का प्रेशर उससे कम है, और P1 का प्रेशर सबसे कम है। तो ये हमें प्रेशर के बीच में रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, P1 से लेकर के P4 तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, उस चीज को समझना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है माइनस में 300 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर मैंने शो किया है, यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस, आगे लिख रहा हूं मैं माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये आपके पास गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बता रही है। तो जब आप इस तरफ आ रहे हो तो इस तरफ आते हुए क्या होता जा रहा है बेटा, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, क्योंकि इस साइड आओगे टेम्परेचर कम होगा, उधर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आप देखो टेम्परेचर कम हो रहा है तो एक फिक्स, यहां तक तो मैंने हार्ड लाइन बनाई है, ठीक है, और इसके बाद में मैंने लाइन को डॉटेड कर दिया है, डॉटेड लाइन कर दी है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि गैस केवल यहीं तक गैस फॉर्म में है, उसके बाद में जब आप इधर टेम्परेचर और कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर को कम करने पर जो गैस की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस रही नहीं। ठीक है, अब वो गैस है ही नहीं, तो इसका इसलिए हमने यहां पर क्या डॉटेड लाइन शो की है। ठीक है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन हो गई, क्योंकि गैस के लिए काम में नहीं आ रही, या तो वो लिक्विफाई हो गई गैस, ठीक है, या सॉलिडिफाई हो गई। और आप एक चीज देखो कि ये लाइन सारी जाकर के एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है, और जिस पॉइंट पर ये लाइन मिल रही है ना, वहां जो टेम्परेचर है वो है -273.15 केल्विन। ठीक है, और यही वाला जो टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, इट इज 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो -273 एब्सोल्यूट जीरो है, इसी को 0 केल्विन कह रहे हैं, और ये वो टेम्परेचर है जहां पर सभी गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। आप देखिए सारी गैसेस जो है इस बेसिक पॉइंट पर मिल रही है। यहां पर अगर अपन नीचे जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला एक्सिस है। यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये गैस यहां पर आ रही है तो यहां इसका वॉल्यूम कितना है, 0 है। तो इन सब गैसेस का वॉल्यूम 0 हो गया। ठीक है, लेकिन 0 कब हुआ, -273 केल्विन के ऊपर हुआ। लेकिन क्या इसको अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है, जब भी मैंने यहाँ डॉटेड लाइन शो की है वहां फिर वो गैस रहेगी नहीं। ठीक है, वो लिक्विफाई हो जाएगी, और वैसे ये टेम्परेचर भी अपन अचीव नहीं कर सकते। अर्थ पर तो करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, यहाँ क्योंकि प्रेशर और उसको हम अगर मेंटेन भी करते हैं तो भी इतना अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, गॉट इट, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके वेरी गुड। अब और आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलिए। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है।
ठीक है, इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा फिर, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। यस, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, वो भी मैंने वैसे तो बना रखा है, उसको अपलोड नहीं किया है, अपलोड कर दूंगा मैं उसको भी, मेरे पास सेव है। ओके, चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि चार्ल्स लॉ जो है हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में एक रिलेशन बता रहा है, और आपने ये रिलेशन देखा है इनके बीच में कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, अगर आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमने अभी कहा कि वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो हमारे पास V इक्वल्स टू के पी आ रहा है, और V अपॉन P इक्वल्स टू के, इस तरह भी तो लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, ये रिलेशन भी तो चार्ल्स लॉ ही है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो रेशो है इट ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब मेरी बात को समझना, सॉरी, टेम्परेचर आपने भी याद नहीं दिलाया, ठीक है, हाँ हाँ, टेम्परेचर आएगा बेटा, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ, क्या कह रहे थे बेटा, बोलिए, ठीक है ना, तो वो क्या कह रहे हो, वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम इनवर्सली नहीं है बेटा, डायरेक्टली है, अभी अपन यही तो बताया था कि अगर आप प्रेशर के, हाँ, प्रेशर के, वो तो अलग रिलेशन हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम में अगर आप स्टेब्लिशमेंट करते हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। एक किसी का बेटा वीडियो ऑडियो ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, यस, तो ये रिलेशन हमने देखा है, तो अब आप यहां देखिए कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, ठीक है, इफ टेम्परेचर चेंजेस चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके आपने T1 से T2 कर दिया है, ठीक है, इन दैट केस द वॉल्यूम ऑफ गैस will become from V1 to V2, ठीक है, इस तरह चेंज हो जाएगा, बट हमें पता है इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अब अगर मैं देखता हूं कि अगर T1 अपॉन V1 अपॉन T1 एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो सिमिलरली आपके पास में V2 अपॉन T2 भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, और दोनों क्योंकि कांस्टेंट है तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया, एंड यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, इसको यूज में लेकर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, तो यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू यूजिंग द 3 गिवन वैल्यूज, ठीक है, 3 वैल्यू को यूज में लेकर के फोर्थ अपन फाइंड करेंगे, तो इस तरह के एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं हम लोग, तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन इस पर बेस्ड जो चलिए देखते हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं यहां पर, और वो न्यूमेरिकल है हमारा, ओके, द न्यूमेरिकल इज ऑन अ शिप sailing in Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is fitted with 2-liter air. What will be the volume of the balloon
balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree Celsius. Okay, this is the question. Okay, let's solve it. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है बेटा, इस क्वेश्चन में पहले तो आप गिवन वैल्यूज लिख लें, ताकि जैसा मैंने कहा कि अगर गिवन वैल्यूज आपको सही अरेंज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स आधा तो हो गया। कहते हैं ना वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो अगर अच्छी शुरुआत है तो आधा हो गया समझ लो। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो गिवन है, ठीक है, ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज, तो यहाँ पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर दिया गया है T1 दैट इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। तो उस बलून में जो एयर भरी हुई है दैट इज 2 लीटर, तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया है बलून का। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून, तो बलून का वॉल्यूम कितना होगा, यानी V2 पूछा इसने, वॉल्यूम कितना होगा व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन। तो शिप अगर इंडियन ओशियन में पहुंचती है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो बेटा। तो ध्यान रखना, हमारी जो बेटा साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है ना, उसमें आप टेम्परेचर को केल्विन के अंदर यूज में लेते हैं। तो हमें जो ये टेम्परेचर दिया गया है ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज द टेम्परेचर इनटू केल्विन। आपको इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं T1, आंसर आ रहा है आपका? ओके, 2 ओके, इट्स करेक्ट। चलिए तो एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूं इसको, एक बार बता देता हूं मेथड किस तरह से होगा। तो 273.15 को आप 23.4 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर लें, तो आपके पास ये टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इट विल बी अप्रोक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 296। ठीक है ना, ये हो गया बिल्कुल 296.4 केल्विन। और दूसरा T2 जो है वो आपको दिया गया है 26.1, तो इसमें भी 273.15 को आप 26.1 में ऐड कर, 1 क्यों 299 होगा ना, 299.1 आ रहा है। ओके, 299.1 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में आ गए आपके पास में, और ये वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम को तो आप उसी में रहने दो। अब रिलेशनशिप देखो, आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि V/T, ठीक है, और V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 था। ये हमने चार्ल्स लॉ से रिलेशन देखा है। तो आपको फाइंड करना है V2। तो अगर आप V2 को बाहर लेते हैं तो आपके पास बनेगा V1 इंटू T2/T1, ये इक्वेशन बन गई है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू है आपके पास 2 लीटर मल्टीप्लाइड बाय T2 है आपके पास दैट इज 299.1 एंड देन डिवाइडेड बाय T1, और ये आपके पास 6.4 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली ये केल्विन में, ये केल्विन में, लीटर में है, तो केल्विन से केल्विन कट गया तो आपका लीटर में आंसर आ जाएगा। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, नहीं वैसे तो चलो आ जाएगा आंसर, हाँ कोई इश्यू नहीं है, लगभग आंसर आ जाएगा आपका 2.018 है, 81 है, 18 लीटर है ना, इट विल बी द आंसर। तो ये लगभग आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको कि चार्ल्स लॉ क्या है, और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट, आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारा गैर लुसेक लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं गैर लुसेक।
ल्यूसेक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ में क्या स्टेटमेंट है समझना। पहले तो ये समझे कि किन किन की रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर हम गे-लुसैक्स लॉ की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, P, V और T, तो मोस्टली जो आपके पास में लॉज है ना बेटा, वो P, V और T पर है। तो इसमें अगर आप एक को कांस्टेंट रखते हैं तो बाकी दो के बीच में वो रिलेशनशिप हो जाती है। तो यहां पर हमने किसको कांस्टेंट रख दिया, हमने यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। तो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो हमारे पास P, V, T में V को आपने कांस्टेंट रखा तो P और T बच गया, यानी ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिलेशन किसके बीच में है, यहां पर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन बताता है। अब रिलेशन क्या बताता है, ये तो हमें भी पता है वैसे तो, जनरल बात तो, कि हमें पता है कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपने देखा है बेटा कि जो गर्मियों के टाइम में व्हेन इट इज समर, तो व्हाट हैपेंस, जो टायर्स के अंदर हम लोग एयर फिल करते हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब गर्मी जब ज्यादा होती है, समर ज्यादा होता है, तो आपने देखा होगा कि जो मोस्टली गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा पंचर होते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उस समय जो एयर है वो ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा प्रेशर लगाती है टायर पे, तो इस वजह से वो पंचर भी हो जाते हैं, कई बार ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब फूट भी जाते हैं टायर जो है। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। और यहाँ पर कौन सा लॉ लगता है, गैलुसैक लॉ लगता है। तो अगर गैलुसैक लॉ को अपन स्टेटमेंट देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, ठीक है, वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट of gas is directly proportional अच्छा कांस्टेंट, हाँ सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर, इस तरह से ले बेटा, सॉरी सही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशन है। अब अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो आप देखिए आपके पास में K कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और इनका रेशियो भी लिया जा सकता है कि P अपॉन T जो है वो K के इक्वल है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना बेटा, ये भी लॉ को एक्सप्रेस करता है। अगर आपको इस ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाए कि द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो इट आल्सो रिफ्लेक्ट द गैलुसैक लॉ, ये भी गैलुसैक लॉ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं तो दोनों ही लॉज जो है वो करेक्ट है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बोथ द लॉज आर करेक्ट। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, ठीक है, जैसे एट टेम्परेचर T1, जो प्रेशर है आपके पास, प्रेशर इज P1, प्रेशर P1 है। तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं एट टेम्परेचर T2, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है इट विल बिकम P2, ठीक है, प्रेशर P2 हो जाएगा। तो लेकिन दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहना है। तो अब हमें पता है कि अगर P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K है तो आपके पास P2 अपॉन T2 भी तो K के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर दोनों को मैं इक्वलेट करता हूं तो P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2, इट कैन बी रिटर्न एज, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो ये भी एक इस तरह का रिलेशन आ गया जहां पर आपको अगर 3 वैल्यू गिवन है तो चौथी वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको इजिली फाइंड किया जा सकता है। और यहां पर भी हम रिलेशन देख सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। तो ग्राफ और बता देता हूं मैं इसका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। देखिए, तो आपको दो के बीच रिलेशन देखना है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में,
ठीक है, एक तरफ हम प्रेशर ले लेते हैं, एक तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं। तो यहां तो मैंने प्रेशर P ले लिया है, ठीक है, और यहां मैंने टेम्परेचर T ले लिया है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट गैसेस को ले रहे हैं, तो उन गैसेस के लिए आप क्या बना रहे हैं, यहां पर ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब सही है, देखें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। और यहां डिफरेंट वॉल्यूम पर है, ये जो लाइंस हमने बनाई है V1 से लेकर के V4, V1 V2 V3 V4, ठीक है। अब हमें पता है बेटा जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम V1 का सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इसका प्रेशर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि V1 फिर V2 फिर V3 और फिर V4, ठीक है। V4 का वॉल्यूम इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात यहां ध्यान दें कि हमने क्या किया है, यहां पर जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होते होते लास्ट के अंदर जाकर के यहां पर आप देखो जब टेम्परेचर 0 हुआ है तो उस समय उसका प्रेशर भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन ये वाली कंडीशन भी क्या होती है, अनअचीवेबल होती है। यहां पर गैस जो होती है वो जब टेम्परेचर आप कम करते जाते हैं तो लिक्विफाई हो जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन शो की है क्योंकि यहाँ पर वो गैस गैस नहीं रही है, गैस जो है वो लिक्विफाई हो गई है जब आपने टेम्परेचर को कम किया है और प्रेशर को भी कम किया है, ठीक है। वैसे प्रेशर को बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विफाई होती है, लेकिन साथ साथ आप टेम्परेचर भी तो कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी गैस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ओके, कि किस तरह से गैलो-सेक लॉ को अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना बेटा, ये मैंने बता दिया आपको कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में स्टैब्लिश कर रहा है लॉ। इसका एक तो देखो सिग्निफिकेंस हो रहा है, आपने देखा होगा जो बलून्स होते हैं, ठीक है, जो हॉट बलून्स होते हैं जिसके अंदर राइडिंग भी करते हैं लोग, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपने देखा होगा जो बलून्स के नीचे बॉटम के अंदर क्या लगा होता है बेटा, बलून्स के नीचे बॉटम के अंदर आपको वो दिखेगा कि एक मतलब फायर लगी रहती है, जिस फायर से वो बार बार हॉट एयर उसके अंदर फिल करते हैं। तो जब हॉट एयर उसके अंदर फिल करते हैं तो हमें पता है कि जब एयर हॉट होती है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि वो एयर जो है वो लाइट वेटेड होती है, हॉट एयर, और लाइट वेटेड होने की वजह से सराउंडिंग से लाइट वेट होती है और वो उस बलून को कहां लेकर के जाएगी, ऊपर की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है। और बलून लाइट वेट फील करेगा और ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस जो है वो एक्सपेंड भी होती है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, साथ साथ उसका प्रेशर जो होता है वो क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना यहां तक।